हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूल ऑफ लॉ। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला लेक्चर अगर आपने सुना हो, जिसमें हमने बेसिक हिस्ट्री की बात की है, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज का बेसिक पॉइंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है और उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ब्रीफ एक डिस्कशन दूं कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब कोई दो पार्टीज एक काम करने के लिए एग्री करती हैं और वो काम लीगली एनफोर्सेबल होता है और जिसके लिए कुछ कंसिडरेशन गिवन हो, उसे हम लीगली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो हमें बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एसेंशियल चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या? कॉम्पिटेंट पार्टीज से मतलब ये है कि जो भी पार्टीज एग्रीमेंट करने के लिए एंटर कर रहे हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 डील करता है। ये दो सेक्शन हमें क्लियर करते हैं कि कौन पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं। जैसे कि हमारे दो ये ब्रीफ सेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी डिस्कस करते हैं कि जो माइनर है, जो अनसाउंड पर्सन है, जो लीगली इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो एंटर नहीं कर सकता, वो बार्ड है इस चीज से। तो फिर उसके बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट आता है फ्री कंसेंट का, कि जो कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो दोनों पार्टीज की फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्यों रिक्वायरमेंट है? मान लीजिए कि मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने जा रहा है, हम दोनों एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो अगर उसमें कोई फ्री कंसेंट नहीं होगी, मेरे को आप जबरदस्ती करवा रहे हैं या मुझे धमकी दे दी गई या मेरे ऊपर किसी फैमिली का प्रेशर डलवा के या किसी और पॉइंट को लेते हुए उसको कंसेंट को फ्री ना रखा गया, तो आगे जाके मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकता हूं। तो उसको आगे लीगली एनफोर्सेबल करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमारी कंसेंट फ्री होने की रिक्वायरमेंट जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वाइड हो, कि आप एग्रीमेंट कर लें कि भाई यहाँ फलाना बंदे को, एक्स पर्सन या वाई पर्सन को, इसका मर्डर करना है या इसको पनिश करना है या इसको हरास करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो लॉफुल हुआ नहीं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो भी हमारा लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, वहां भी हमारे ऊपर बाड़ लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कंसिडरेशन का, जिसके लिए हमारा सेक्शन 25 डील करता है, जो कि हमें क्लियर करता है कि कोई भी आप अगर एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। बेशक वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, कंसिडरेशन होना बहुत रिक्वायरमेंट है। अनलेस एंड अनटिल अगर अब रिटर्न है आपका, जो कि हमारा सेक्शन 25 भी क्लियर करता है कि आपने लव एंड अफेक्शन में, कोई गुड रिलेशन में उसको फ्री में दिया हो, तो वहां पर हमारा जो है कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन वो क्लियरली जो है एज पर द लॉ रिटर्न होना जरूरी है। अगर रिटर्न नहीं होगा तो विदाउट द कंसिडरेशन कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड हो जाएगा, उसको आप लीगली एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। तो कंसिडरेशन होने की बहुत कंपल्शन है। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इस बात से वॉइड से क्या मतलब है? वॉइड से मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, उसका जो आपने रिटर्न में लिया है, आपने एग्रीमेंट किया है, वो लीगल होना चाहिए, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चले कि एक्स और वाई ने एग्रीमेंट कर लिया, एक्स बोलता है वाई को कि तू मैरिज नहीं करेगा, मैं उसके लिए तेरे को 50,000 रुपीज दूंगा या 1 लाख रुपीज दूंगा, और अगर वाई उसको एग्री भी कर जाता है, वो एग्रीमेंट बन भी जाता है, तो वो वॉइड हो जाएगा। एक्सप्रेसली वो शुरू से ही वॉइड एग्रीमेंट है। तो उसके बाद ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये 5 पॉइंट तो बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्कस्ड हैं, लेकिन जो 6th पॉइंट है वो आता है हमारा इंटेंशन। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड तो नहीं है, डिफाइंड का मतलब कि उसमें ये गिवन नहीं है, ये 6th पॉइंट जो है, लेकिन इंटेंशन जो है वो पार्टीज की होनी बहुत ज्यादा कंपल्शन है। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, तो आप
कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एंटर करोगे? आपकी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी कार सेल करूं, तो कैसे आप बेच दोगे उसको? तो इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी भी, बेचने वाले की भी और लेने वाले की। अगर लेने वाले की इंटेंशन है ही नहीं, वो कह ही नहीं रहा कि मेरे को आपकी कार परचेज करनी है, तो फिर आप कैसे बेच दोगे उसको? तो इंटेंशन दोनों पार्टीज की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये हमारे जो 5 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट थे, ये थे हमारे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा फर्दर पॉइंट आता है हाउ टू फॉर्म एग्रीमेंट। एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वो 2 पॉइंट हमारे बना देते हैं एग्रीमेंट को। तो जो एग्रीमेंट है हमारा सेक्शन 2A में डिफाइंड है, उसके अंदर हमारे एग्रीमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कंपल्सरी हैं। सबसे पहला, 1 पर्सन एंड द अनदर पर्सन, दैट मीन्स 2 पार्टीज। सेकंड पॉइंट वो है कि सिग्निफाइज, वो सिग्निफाइज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, विलिंगनेस टू डू और ऑब्स्टेन, विलिंगनेस टू डू और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। फोर्थ पॉइंट, टू ऑब्टेन असेंट, असेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन 4 पॉइंट्स को। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है प्रपोजल। प्रपोजल इज डिफाइंड इज अंडर सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872. It is also called as the offer in English law. अगर आप प्रपोजल और ऑफर में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये दोनों वर्ड एक ही हैं। ऑफर जो है हमारा इंग्लिश लॉ के अंदर डील किया गया है और प्रपोजल जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील किया गया है, जो कि सेक्शन 2A के अंदर है, जिसके अंदर फर्दर हमारे 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है पार्टीज। पार्टी से आप क्या समझते हैं? वन पार्टी एंड द अनदर पार्टी का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी प्रपोजल या एग्रीमेंट करने के लिए 2 पार्टीज की होनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2 पार्टीज हमें रिक्वायर्ड हैं। 2 पार्टीज क्यों रिक्वायर्ड हैं? क्या सिंगल पार्टी एंटर नहीं कर सकती? उसके लिए हमारे पास एक केस है ग्राफ्ट वर्सेस इवांस का 1882 का। ये केस क्या हुआ था? ये केस है बेसिकली एक क्लब का, एक नॉन रजिस्टर्ड क्लब था जिसके कुछ मेंबर्स, और इनकम टैक्स ने उस क्लब पर टैक्स पे करने के लिए कंपल्शन डाली, जिसके लिए वो क्लब ने डिनाई किया। रीजन बिहाइंड क्या था कि वो क्लब कहता है कि जो हम लिकर सेल कर रहे हैं वो हमारी मेंबर्स की ही है, वो हम उन्हें सिर्फ सर्व कर रहे हैं। तो ये कोर्ट में बात गई। तो कोर्ट में ये हेल्ड हुआ कि पर्सन अगर अपने आप के सामान को ही खुद कंज्यूम कर रहा है तो वो एक एग्रीमेंट सेल नहीं है, तो वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन है। तो उसके लिए ये हेल्ड हुआ था कि ये टैक्स देने के लिए क्लब जो है लायबल नहीं है। तो वहां से हमारी ये अथॉरिटी निकल कर आती है जो हमें क्लियर करती है कि 2 पार्टीज का होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सेल्फ परचेज और सेल्फ सेल, टू सेल्फ सेल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड होने का मतलब कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सिग्निफाइड का। सिग्निफाइड से मतलब क्या है? सिग्निफाइड का मतलब है कि जो हमारा ऑफर है वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। कम्युनिकेट क्या? सेक्शन 9 हमें बताता है कि सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स अ वैलिड प्रपोजल मे बी मेड बाय वर्ड, रिटन और स्पोकन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड प्रपोजल। और वो कंडक्ट इवन से भी हो सकता है। क्या मतलब है इस बात से? कि किसी भी फॉर्म में उसको कंसेंट देनी है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक कार सेल कर रहा हूँ, मैंने किसी को कम्युनिकेट ही नहीं किया, मैंने खुद तक ही वो बात रखी, मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैंने अपनी कार सेल करनी है, तो क्या वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ? नहीं। मैं अगर आपको कहूँगा कि सर या मैम ये कार मैं आपको बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपीज़ में, तो वो एक कम्युनिकेशन हुआ। जिसके ऊपर एक केस लॉ है कि है वो है उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पवेल का, 1942 का है। ALL ER का है ये 220 का, जिसमें कि क्या बात हुई थी कि एक पर्सन के घर में आग लग गई थी। इसमें पोवेल के घर में, मिस्टर पोवेल के घर में फायर लग गई। उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आ गई और उन्होंने उसको सर्विस दी। तो उसने सोचा पोवेल ने कि ये जो फायर ब्रिगेड सर्विस है उसके एरिया में फ्री है, लेकिन फायर ब्रिगेड सर्विस ने अपने जो आने के चार्ज हैं वो मांगे उससे।
तो फिर उसमें उसका केस हुआ जिसमें कि ये हेल्ड हुआ कि वो पवेल तो बोलता कि भाई मेरे को तो पता नहीं था कि इसके पैसे देने हैं, उसको क्लियर नहीं था, वो कहता मुझे तो किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। तो फिर इस केस में हेल्ड हुआ था कि जिस टाइम उसने पवेल ने उसमें फ़ोन किया फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को, तो वो इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि जो मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया है, अगर इनका कोई चार्ज है तो मुझे वो देना पड़ेगा। तो ये हमारा पॉइंट जो है क्लियर करता है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बेशक ओरल हो, चाहे रिटन हो, चाहे वर्बली हो, चाहे बाय जेस्चर्स हो। जेस्चर से क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपने उसको इशारा किया कि भाई वो बोलता है कि आप क्या परचेज करेंगे, आप थम्स अप करते हैं कि येस आई विल डू, तो किसी भी फॉर्म में आप उसको जेस्चर्स देते हैं तो वो कंसिडर होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि एक वैलिड पॉइंट है जो कि आप ध्यान से सुनिएगा कि जो पैरट्स हैं और पिजन्स वगैरह हैं या डॉग है, इनके थ्रू अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या वो कंसिडर होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो यूजुअली यूज्ड होने वाले फॉर्म्स नहीं हैं। याद रखिएगा कि यूजुअली कॉमनली यूज होना चाहिए उस फॉर्म को, तभी वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो जैसे कि वैलिड अगर यूजुअल फॉर्म में क्या आएगा, फॉलिंग ऑफ हैमर, 3 बार हथौड़ा मारने से ऑक्शन में सामान बिक जाता है, तो वो वैलिड है क्योंकि वो कॉमनली यूज हो रहा है ऑक्शन के टाइम पे। सबको पता है कि अगर हैमर एक बार स्ट्राइक हो गया ऑक्शन के टाइम पे तो हमारी गुड्स सोल्ड हो जाएगी, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में लीगली एंटर कर जाएंगे। तो ये थी हमारी बेसिकली सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। विलिंगनेस टू डू मीन्स पॉजिटिवली और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स नेगेटिवली। पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आपका या तो पॉजिटिवली एंटर हो रहे हो या नेगेटिवली एंटर हो रहे हो। नेगेटिवली का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर आप मेरा मेंटेनेंस का केस या डिवोर्स का मेंटेनेंस का केस अगर फाइल नहीं करते हो तो मैं आपको हर मंथ 10,000 रुपीज़ दूंगा, तो वो एक नेगेटिव एग्रीमेंट हो गया। उसने अपना केस बचाया ताकि वो मेंटेनेंस का केस जो है वो ना डल सके। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टू ऑब्टेन असेंट। ऑब्टेन असेंट्स के क्या समझते हैं हम कि जो हमारा एग्रीमेंट है, जो भी हमारा प्रपोजल है, उसके अंदर असेंट आनी दोनों पार्टीज की या जिसने प्रपोज किया है अपोजिट पार्टी का जो है असेंट आनी बहुत ज़रूरी है। जिसमें एक बात बोली जाती है कि हमारी द प्रपोजल मस्ट ऑलवेज बी मेड with the intention to obtain the acceptance of the other party. So mere supply of the information is not a proposal. जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मेयर इन्फॉर्मेशन दी है किसी पर्सन को तो वो एक प्रपोजल करने के लिए इनफ नहीं है। जिसके लिए हमारा एक केस हुआ था हार्वे वर्सेस फैसे का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ये बोला कि क्या तुम अपना ये जो फार्म है क्या ये सेल करोगे, और सेल करोगे तो मिनिमम आपका जो ये फार्म की सेलिंग प्राइस है मिनिमम क्या है। उसने एक टेलीग्राम लिखा उसको, तो रिप्लाई में टेलीग्राम में आता है कि इसकी 900 पाउंड्स मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो वो थर्ड टेलीग्राम जो अपना मेल करता है, रिप्लाई में जो टेलीग्राम मेल करता है, वो उसमें लिखता है कि येस आई डू एग्री। तो क्या ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार इस वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये एग्रीमेंट हुआ। तो फिर उसके बाद हमारा क्या हेल्ड हुआ था इसमें कि ये तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने उसको ऑफर किया ही नहीं, कि उसने उसको पूछा तो है नहीं कि भाई क्या मैं तुम्हारा ये तुम इसको सेल करोगे, तो सेल करोगे तो कितने में करोगे। तो उसने तो बेसिकली ये पूछा था कि तुम्हारे इस फार्म की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो उसने तो बता दिया था कि 900 इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस है, 900 पाउंड्स की। तो ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि इंफॉर्मेशन होनी, पार्टीज की एसेंट आनी बहुत ज़रूरी है कि आपने तो उसको ऑफर किया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि जो थर्ड पॉइंट था उसका, जो उसने थर्ड पॉइंट बोला कि आई डू एग्री विद द प्राइस ऑफ 900 पाउंड, तो वहां वो ऑफर हुआ। बेसिकली ऑफर तो वो थर्ड टेलीग्राम हुआ, फर्स्ट वाला तो हुआ ही नहीं। फर्स्ट वाला तो मेरी इन्फॉर्मेशन पूछी है तुमने कि इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है। मान लीजिए आप मेरे को पूछते हैं कि सर आपकी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है कार की, तो मैं उसको बोलता हूँ 1 लाख रुपीज़। तो आप बोलते हो कि यस आई एग्री टू परचेज इट। तो मैंने तो आपको बोला नहीं कि मैं उसको सेल कर रहा हूँ, आपने तो जस्ट मुझसे एक इन्फॉर्मेशन ली है कि आप इसको कितने में सेल करेंगे।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमें क्लियर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, और अगर एंटर कर रहे हैं आप एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपोजल के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, और अगर उन प्रपोजल के ऊपर आप एग्री करते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रपोजल आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाता है। सो आई होप कि आज का जो ये लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है, केस लॉ भी आपको बताए हैं। आई होप कि आपने ये केस लॉ नोट किए होंगे और आप इनको रिवाइज करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।